चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, तू चले तो तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स ब्रांच के एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। आज इसका थ्योरी का लास्ट क्लास है। तो आज का टॉपिक है आपका ये वर्क पावर एंड एनर्जी के अंतर्गत रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होके पढ़िएगा। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, शक्ति क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। जैसे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता अगर कहे तो ऊर्जा कहते हैं, और जो है शक्ति का जो है मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, ये हमने बताया था। इसको नापते किस में, वाट में नापते हैं। देखिए छोटे संयंत्रों का मात्रक होता है वाट कहते हैं। जैसे कि आपका जो है जनरेटर, छोटा जनरेटर, इस सब का अगर नापना हो तो इसे वाट कहते हैं। बड़े बड़े जनरेटर को नापना हो तो वहाँ पे किलो वाट कहा जाता है। ठीक, तो 1 वाट 1 HP बराबर होता है 746 वाट के। ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आएगी तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। तो आज का चैप्टर है रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। देखिए तो ये जो है आपके रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन के तृतीय नियम का ये पूरा उदाहरण है। देखिए ये कहता क्या है, यदि किसी निकाय पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तो उसका कुल रेखीय संवेग जो है संरक्षित रहता है। अब संवेग क्या है, संवेग ये होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी किसी पिंड का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी निकाय पर बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तो उसका जो है रेखीय संवेग संरक्षण कुल जो है संरक्षित रहता है। देखिए जैसे ये पिंड है m1 और ये पिंड है m2। ठीक, और इसका वेग है u1 और इसका वेग है u2। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में टक्कर कर लेते हैं, मतलब टकराते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। तब इसका वेग जो है ये m1 है, ये द्रव्यमान इसका m1 है, ये m2, दोनों आपस में जब टकराते हैं तो ये टक्कर जो इसको मारता है तो उसी वेग से, जिस वेग से इसको टक्कर मारेगा उसी वेग से दोनों आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये m1 और ये m2 जो है आगे बढ़ जाएगा। इसका वेग जो है अंतिम वेग v1 हो जाएगा, इसका वेग v2 हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं ये v1 v2 और u1 u2 जो लिख रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये पहले समझिए, ये दोनों पिंड अगर आपस में ये टकराते हैं, जिस वेग से टकराएंगे उसी वेग से ये दोनों आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वेग क्या होता है इसका, ये v1 v2 अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग जो है u1 u2 है। देखिए u है ये प्रारंभिक वेग है दोनों का, दोनों पिंडों का, जब ये टकरा रहे हैं। अब ये टकराने के बाद जब आगे बढ़ रहे हैं उसी गति से, तो ये देखिए v1 और v2 वेग जो है 2 प्रकार के होते हैं ना, एक प्रारंभिक वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग वह होता है जब पिंड चलना स्टार्ट करता है, अंतिम वेग वह होता है जब वह जो है रुकना स्टार्ट होता है, उसका रुकने के समय जो उसका वेग होता है वही उसका अंतिम वेग कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक ये नियम निकल के आता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखिए यहाँ से एक नियम निकल के आता है। देखिए ये प्रयोग कहाँ होता है, जब ये नहीं कहता है कि अगर किसी बंदूक से इतना सेकंड में इतना गोली हमने दागा तो बताइए बंदूक जो है कितने मीटर प्रति सेकंड से पीछे झटकेगी। आई बात समझ में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इसका बनता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बहुत बार पूछा है ये।
चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप खोल के पीछे के क्वेश्चनों को देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही आए रहते हैं। तो एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए। अब ये समझ गए दोनों क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देखेंगे जब बंदूक वाला, सबसे बेस्ट इसका क्वेश्चन होता है बंदूक वाला नियम। ठीक, तो आप क्वेश्चनों पे देखते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये समझ में आया ना, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, जैसे कि ये टकरा रहे हैं तो कोई और बल इसको लगा के ढकेल नहीं रहा है, सिर्फ जो है टकराने के बाद जिस गति से आ रहे थे बिना टकराने से पहले, उसी गति से जो है टकराने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। यही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। ठीक, तो क्वेश्चन पे चलते तो और अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 kg मतलब 10 किलो का एक बंदूक है जो 100 ग्राम की गोली 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से निकलती है, तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी। ठीक, तो देखिए कि बंदूक है। ठीक, ये बंदूक है, इसका जो है मास ऑफ गन, और ये इसका वेग है जो है वेग ऑफ गन, और ये आपकी बुलेट है, ये आपकी बुलेट है, और इसका मास ऑफ बुलेट और वेग ऑफ बुलेट, ये दोनों है। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, दोनों का गुणनफल बराबर होगा, यानी कि मास ऑफ गन गुणे वेग ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट गुणे वेग ऑफ बुलेट। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसमें से कोई 3 दे देगा, चौथा आपसे पूछेगा। तो क्या दिया है, 10 kg का बंदूक है, यानी इस बंदूक का जो है भार दे दिया है 10 kg, और इसका वेग जो है आपसे पूछा है, कहा है ना, तो बंदूक की कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी, यही आपसे पूछा है। और 100 ग्राम की गोली है, इस गोली का जो है द्रव्यमान दे दिया कितना, 100 ग्राम। अब सॉरी, यहाँ पे देखिए दोनों का जो है सेम रहना चाहिए। यहाँ पे ये केजी में है तो यहाँ पर भी ये केजी में होना चाहिए, लेकिन दिया है ग्राम, तो 100 ग्राम को अगर हम केजी में बदलें तो 1/100 में 1000 कर दें तो ये कट जाएगा 00, तो ये आ जाएगा 1/10 kg आएगा। ठीक, और यहाँ वेग दिया इसका 100 मीटर प्रति सेकेंड रहने दीजिए, तो यहाँ से 100 मीटर और मीटर प्रति सेकेंड में ही आंसर आएगा। देखिए इसका द्रव्यमान दिया है 10 गुणे, ये आपसे निकालने के लिए बोला है बराबर, और इसका दिया है 1/10 और गुणे इसका वेग दिया है 100 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 100। यहाँ से देखिए 10 हमें 100 और ये 10 से 10 कट गया, तो यानी कि भीजी यानी कि गन का वेग बराबर कितना आ गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे की तरफ झटका देगी। यानी वह 10 kg का बंदूक जो है 100 ग्राम की उसमें गोली है, जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गोली जा रही है, तो बंदूक को जो है बंदूक पीछे झटका देती है ना, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वो झटका देगी। क्लियर हुआ, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है, जो है बंदूक का सबसे बढ़िया ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अब हम लोग समझते हैं टक्कर। टक्कर 3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं, वो बहुत शानदार टॉपिक है टक्कर। ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ये जो है 3 प्रकार के होते हैं, सभी को समझते हैं। एक होता है पूर्णतया टक्कर, एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, और एक होता है अपूर्णतया टक्कर। देखिए अब ये सब हम बता क्यों रहे हैं, ये टक्कर होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए इसके बारे में। जैसे कि इसमें ये कहता है टक्कर में कि जब कोई वस्तु जिस वेग से आती है, मान लीजिए कि कोई वेग 10 मीटर के ऊंचाई पर से छोड़ी जा रही है, तो पृथ्वी पे टकराने के बाद वो फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उतना ऊंचा चली जाए, तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया टक्कर। जैसे ये कोई गेंद जो है यहाँ से टकराता है, 5 मीटर इसकी ऊंचाई है, पृथ्वी पे टकराया, फिर यहाँ से टकराने के बाद पूर्णतया फिर यहाँ पे 5 मीटर ही ऊंचाई पर उछला, तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया टक्कर। ऐसा होता नहीं है, काल्पनिक ये चीज़ है, पूछेगा आपसे, जब तक ले क्वेश्चन में नहीं कहे तब तक ले अपने मन से मानते नहीं है। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई
कोई गेंद 5 मीटर से ऊंचाई पर से गिराया जा रहा है तो वह जो है कि नीचे टकराने के बाद पृथ्वी पर 2 ही मीटर ऊपर उछले। ऐसा कभी होता है कि जितने ऊंचाई से कोई चीज़ आप पृथ्वी पर गिराते हैं फिर वो टकराने के बाद उतना ही ऊंचाई पे चला जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। वो कुछ तो उसमें नीचे रहता है, यानी टकराने के बाद थोड़ा ही ऊंचा जाता है लेकिन। तो ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जब तक ले क्वेश्चन में कहे नहीं कि बताइए जो है कोई गेंद जो है 5 मीटर के ऊपर से फेंका गया, टकराने के बाद फिर जो है 5 मीटर की ऊंचाई पर गया, तो वो कौन सा टक्कर होगा? पूर्णतः टक्कर होगा। जब कोई गेंद जो है 5 मीटर से फेंका जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई से टकराने के बाद 2 ही मीटर उछलता है, तो ये प्रत्यास्थ टक्कर होता है। ये क्या कहता है कि कोई पिंड या कोई भी वस्तु जिस वेग से टकराती है किसी वस्तु से, जिस वेग से टकराती है, टकराने के बाद उस वस्तु से उसी वेग से आगे की तरफ बढ़ जाती है। मतलब जैसे कोई ट्रक है किसी दीवार या किसी जो है गाड़ी में, छोटी गाड़ी में टकराई, जिस वेग से आके टकराई उसी वेग से टकराने के बाद उसी वेग से फिर आगे बढ़ गई। मतलब उसका वेग जो है टकराने के बाद कम नहीं हुआ, तो वो कौन सा टक्कर होगा? अपूर्णतः टक्कर होगा। ठीक, इनका जो है तीनों का संवेग जो है संरक्षित संवेग, इसका भी संवेग जो है नहीं बदलता, इसका भी संवेग नहीं बदलता और इसका भी संवेग नहीं बदलता। देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। स्थिर मतलब कि गतिज ऊर्जा जानते हैं ना, जिस भी पिंड की जो है गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं गति ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी स्थिर होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें काइनेटिक एनर्जी स्थिर नहीं होती और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी स्थिर नहीं होती। ठीक, इसमें स्थिर होती है, बाकी इन दोनों में नहीं होती। समझ में आ गया टक्कर क्या होता है? ये लास्ट था। अब हम लोग ये इसके बाद जो है एक चीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको सिर्फ न्यूमेरिकल हम कल की वीडियो से आगे से देखेंगे। हम लोग जो भी 3-4 वीडियो में आए पूरा न्यूमेरिकल इसका समाप्त कर देंगे। इसके बाद चाहे जो भी लगाएंगे कोई फंसेगा नहीं। देखिए जैसे 1 किलोवाट घंटा है, इसको आपको जूल में बदलना है, तो ये कैसे बदला जाता है ये सीख लीजिए, बहुत आता है ये क्वेश्चन। देखिए ये जो 1 है इसको 1 लिखिए, और जो 1 किलोवाट है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 1000 में इसको बदलिए, और वाट को लिखते हैं हम जूल प्रति सेकेंड होता है। वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। और घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। 3600 सेकेंड होता है। तो देखिए इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया तो क्या बचा आपका ये कि 1000 गुणे 3600 जूल, या तो कह देगा 1 किलोवाट घंटा को जो है जूल में बदलिए। ऑप्शन में अगर इस तरह देगा तो ये भी सही है, या इसको दे देगा 36 गुणे 10 के पावर जो है कितना 5 जूल दे देगा, तो ये भी सही है। या तो फिर दे देगा दोस्तों, देखिए क्या दे देगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो तीनों सही है। या तो 1000 गुणे 3600 जूल दे तब भी सही है, या 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल दे तब भी सही है, या 3.6 गुणे 10 के पावर 6 दे जूल दे तब भी सही है। देखिए हमने क्या किया है बस वही समझ लीजिए, उसके बाद याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बना लेंगे। देखिए ये तो हमने कहा कि एक किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, और ये वाट को जो है वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, और घंटा को 3600 सेकेंड में बदल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए या तो 1000 गुणे 3600 जूल हो जाएगा, ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये तो आपका यही सेम उतर गया, और ये हो गया देखिए
2 5, तो 10 के पावर 5 लिख दिए और 36 को अलग से कर दिए। जब डेसिमल यहाँ पे लगा दिए तो एक 10 बच गया, और जो 10 बचेगा इसमें जुड़ जाएगा पावर में, तो कितना हो गया, 10 के पावर 5 था तो अब हो गया 10 के पावर 6, एक 10 जोड़ने के बाद। या तो इस तरह दे देगा, या तो इस तरह, या तो ये तीनों जो है आपके सही हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदला जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो इसे डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।